जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम जंतुओं के जो महत्वपूर्ण संघ हैं उनके लक्षणों को प्लस उसके एग्जाम्पल्स को, अर्थात कौन से जंतु उस संघ में सम्मिलित हैं, यह हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने जो स्टडी किया था वह संघ एस्केलमेंथीज था, जिसके अंतर्गत गोल कृमि अर्थात एस्केरिस टाइप के जीव आते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अगला फाइलम जो हमको डिस्कस करना है वह है एनेलिडा। ये भी एक महत्वपूर्ण संघ है और इस संघ का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वह होता है केंचुआ, जो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। देखा होगा आपने, बारिश हो जाती है जहाँ खेत होते हैं या बगीचे होते हैं, जहाँ भी नम भूमि होती है, जल भराव होता है, वहाँ पर आप मृदा में केंचुओं को रेंगते हुए आसानी से देख सकते हैं। तो हम हर संघ के मुख्य कैरेक्टर्स को ही लिख रहे हैं और मैंने बताया भी है, ये काम आपको होमवर्क में करना है। प्रत्येक संघ के 5 लक्षण लिखने हैं और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एनेलिडा संघ का सबसे प्रमुख लक्षण जो है, जब हमने स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे वर्गीकरण का आधार, तब बताया था, एक हेडिंग हमने पढ़ी थी खंडी भवन, सेगमेंटेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरेक्टर जो एनालिट्स का है वह यह है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है अर्थात खंडित होती है। केंचुआ सभी ने देखा है और नहीं देखा है जिन्होंने वो देखेंगे, और देखा होगा उनकी बॉडी ऐसे खंडों में बटी होती है इस प्रकार से। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल बन रहे हैं, जैसे कि ये नेरीस है, इसकी बॉडी में आप देख रहे हैं खंडित सेगमेंटेड पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, खंड दिखाई दे रहे हैं। यह जोंक है, यह भी तालाबों में पाई जाती है, देखा होगा अक्सर चिपक जाती है जानवरों के ऊपर, मनुष्य भी कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे खंड ये हमको दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट सेगमेंटेशन, खंडन, खंडी भवन इन प्राणियों में मिलता है। बाकी ये ऑर्गन सिस्टम गेट को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। द्विपार सम्मित होते हैं। अब ये अंगतंत्र स्तर क्या है, संगठन क्या है, द्विपार समिति क्या है, ये हमें स्टार्टिंग चैप्टर के समय ये सारी हेडिंग से समझा चुका हूँ। एक बार आप उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं ये भी, यहाँ पर भी 3 लेयर से इनका निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों मैंने बता रखे हैं। साथ ही इनका जो शरीर होता है वह बेलनाकार होता है और इनके शरीर पर गमन के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल अंग पाए जाते हैं। वे होते हैं जिन्हें हम सीटी कहते हैं। केंचुआ में ये सीटी कहलाते हैं और नेरीस में इन्हें पैरापोडिया कहते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये पैरापोडिया कहलाते हैं। तो इनमें गमनांग होते हैं पैरापोडिया, नेरीस में गमन पैरापोडिया कहलाते हैं और केंचुआ में सीटी कहलाते हैं। ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एनालिट्स में। परिसंचरण तंत्र की बात करें, इनमें क्लोज्ड प्रकार का, ये भी मैंने समझा दिया था कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, प्लस क्लोज्ड और ओपन किस प्रकार का होता है। तो यहाँ भी क्लोज्ड प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, हिंदी में जिन्हें हम वृक्कक कहते हैं, वृक्कक या नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। स्पेशल अंग हैं जिसके द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करते हैं, नेफ्रीडिया ये पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का ज़्यादा डेवलप नहीं होता, केवल उसमें गैंग्लियास पाए जाते हैं, छोटी छोटी घुंडी नुमा संरचना होती हैं, वे गैंग्लिया या गुच्छिकाएँ कहलाती हैं। ये मुख्यतः, अब इनके वासस्थान की बात अगर हम कर लें तो ये फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, यानी कि लवड़ी भी होते हैं और अलवड़ी जल, दोनों प्रकार के जल में मिल सकते हैं ये। और नर और मादा इनमें अलग नहीं होते, ये द्विलिंगी प्राणी हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में होते हैं, वे द्विलिंगी होते हैं। जैसे केंचुआ है, इसमें अंडाशय भी होता है और वृषण भी होता है, तो ये हर्मैफ्रोडाइट या द्विलिंगी कहलाते हैं। इससे पहला जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था मैंने, नर और मादा अलग होते हैं एस्केलमेंथीज में, एस्केरिस में, लेकिन संघ एनेलिडा के जो प्राणी होते हैं वे द्विलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर दिए, केंचुआ, नेरीस एंड जोंक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले संघ की तरफ, और अगला संघ जो है वह है आर्थ्रोपोडा। ये भी एक महत्वपूर्ण संघ है क्योंकि जातियों की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संघ है। इट इज़ द बिगेस्ट फाइला
अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, सबसे ज़्यादा जीव जातियाँ इसी में पाई जाती हैं। क्यों? कि दुनिया भर में जितने भी कीड़े मकोड़े कीट हैं वह सारे आर्थ्रोपोडा जगत के अंतर्गत आते हैं। और आपने देखा होगा बारिश के मौसम में भी या पूरे 12 महीने आप भिन्न भिन्न तरह के कीटों से परेशान रहते हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो खटमल हो, चाहे वो चींटी हो, या फिर अन्य जितने भी कीट आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे कीट होते हैं, वो सारे के सारे संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा का नाम ही इन्हीं कीटों के उपांगों की वजह से पड़ा है। आर्थ्रोपोडा का तात्पर्य है आर्थोस प्लस पोडास। आर्थो का मीन्स होता है ज्वाइंटेड यानी जुड़े हुए, और पोडास का मीन्स होता है पैर। संधित उपांग, तो संधित उपांग जो है ये आर्थ्रोपोडा जगत का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। बाकी इनके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, इनमें अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम लीड इनमें भी उपस्थित होता है। शरीर द्विपार सममिति है, त्रिकोरकी है, प्रगुही प्राणी है यानी सीलोम पाई जाती है। अब जैसा कि बताया मैंने ज्वाइंटेड लेग, और इनका एक इम्पॉर्टेंट, इनमें की बॉडी में भी विखंडन पाया जाता है, लेकिन इनका शरीर जो होता है केवल 3 भागों में बटा होता है। वो कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सिर, वक्ष, वक्ष यानी एब्डोमेन, और तीसरा होता है सिर, वक्ष एवं उदर, हेड, थोरैक्स बोलते हैं हम वक्ष को, और एब्डोमेन मीन्स होता है उदर। तो 3 पार्टों में बटा होता है सिर, वक्ष तथा उदर। लेकिन आर्थ्रोपोडा का मैंने एब्रीविएशन बताया था संधि युक्त उपांग या पाद। श्वसन अंग में इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता मिलती है। इनमें कई प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं अलग अलग कीटों के हिसाब से। जैसे कई एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे, टिड्डी बनी हुई है, तितली भी है, बिच्छू है, और ये झींगा है, या इसे हम प्रॉन कहते हैं, झींगा मछली भी कह देते हैं, इसको प्रॉन कहते हैं। ये सारे के सारे संघ आर्थ्रोपोडा में सम्मिलित किए गए हैं। तो इनके श्वसन अंगों में जो मुख्य होते हैं, एक तो होते हैं क्लोम, जिन्हें हम गिल्स भी कहते हैं, गिल बुक्स, गिल से, और इनमें लंग्स भी होते हैं, ट्रैकिया भी होते हैं, ब्रोंकियोल्स भी होते हैं। तो इनमें कई प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। आपको केवल 5 कैरेक्टर्स लिखने हैं, मैं लेकिन सारे कैरेक्टर बता दे रहा हूँ। ओपन टाइप का इनका ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इनमें जो उत्सर्जन होता है वह विशेष नलिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम मैलपीजियन, मैलपीघी नलिका हिंदी में कहते हैं, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। यह द्विलिंगी नहीं होते, यहाँ पे नर और मादा अलग अलग होते हैं। साथ ही ये मोस्टली अंडे देने वाले होते हैं। मीन्स अंडे देने का मतलब ऐसे प्राणी जो संतान उत्पत्ति नहीं करते, अपने अंडों के रूप में जन्म देते हैं, और फिर उन अंडों से लार्वा के द्वारा एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और फिर नए जीव का विकास होता है। आर्थिक रूप से भी, इकोनॉमिक दृष्टि से भी यह संघ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मधुमक्खी, रेशम कीट, ये सारे के सारे इसमें ही पाए जाते हैं। और रोग फैलाने वालों में मच्छर है, क्यूलेक्स है, एडीज, टिड्डी, जिसका भी प्रकोप काफ़ी पढ़ा होगा आपने पेपर में, टिड्डियों के दल का हमला हुआ है। तो ये सारे के सारे जीव आर्थ्रोपोडा जगत में आते हैं। अगले संघ की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला संघ जो है हमारा वह है संघ मोलस्का। और मोलस्का का तात्पर्य होता है कोमल शरीर वाले। याद रखेंगे बच्चों, कोमल शरीर वाले। ये कोमल लेकिन कहाँ से होते हैं? भीतरी, यानी भीतर से ये कोमल होते हैं। ऊपर से देखने में तो आप तो यही कहेंगे बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। जैसे शंख है, ये शंख यानी पाइला, और ये ऑक्टोपस है। तो जितने भी हार्ड सेल, इनकी आउटर कवरिंग हार्ड होती है, बट अंदर से ये कोमल शरीर वाले होते हैं। शंख है, कौड़ी है, ये सीप है, ये सारे के सारे संघ मोलस्का में आते हैं। और जातियों की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला आर्थ्रोपोडा था जातियों की दृष्टि से, और दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है। इनमें भी अंग तंत्र का स्तर मिलता है। द्विपार्श्वीय होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, सीलोमिक प्राणी हैं। शरीर कोमल होता है, लेकिन मैंने बताया इनकी बॉडी में आउटर सेल जो होता है यह किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम के कवच से। ये कैल्शियम की बनी हुई सेल होती है। ये देखी होगी आपने, शंख वगैरह जो होते हैं ये सारे सब कैल्शियम के बने होते हैं। इनका शरीर अखंडित होता है, जिसमें सिर, एक पेशीय पाद और एक ककुद होता है इनके अंदर। वो सबसे इनके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। साथ ही इसमें श्वसन एवं उत्सर्जन के लिए कुछ स्पेशल अंग पाए जाते हैं। सबसे इनका मुख्य लक्षण जो है, इनमें भोजन के लिए एक अंग होता है, इसे रेडुला कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेती जिह्वा, रेडुला कहते हैं। यह एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये किसी और संघ के प्राणियों में नहीं पाया जाता है। नर और मादा यहाँ भी अलग होते हैं, अर्थात इस संघ के प्राणी एकलिंगी होते हैं, और ये भी अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। और
मोस्टली ये समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। कुछ जीव जाति यानी कि फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल में भी पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, ये पाइला है, ये प्रैक्टिकल में भी आप बनाएंगे। ये ऑक्टोपस है, साथ ही सीपिया है, लॉलीगो है, एप्लाइसिया है, डेंटेलियम है, कीटोप्लूरा है, काइटन है। ये सारे के सारे संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट संघ की तरफ बढ़ते हैं। ये संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इनको हम कहते हैं सूल युक्त प्राणी, क्योंकि इस संघ के जो प्राणी होते हैं बाहर से उनकी बॉडी में कांटों जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टारफिश है, स्टारफिश सबसे खूबसूरत प्राणी है, ये भी इस संघ। तो इनके बाहर जो आउटर बॉडी होती है इसमें कांटे नुमा संरचनाएं छोटी छोटी होती हैं। फिगर में और क्लियर देख पाएंगे आप, ये मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये स्टारफिश है, ये इसे तारा मीन भी कहते हैं, तारा मछली भी कहते हैं। इन संघ के प्राणियों में भी क्या होता है, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, यानी जो इसका एंडोस्केलेटन है वह कैल्शियम का बना होता है। साथ ही इनका भी जो शारीरिक संगठन है अंगतंत्र स्तर का होता है, और त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही होते हैं, द्विपार सम्मित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वह है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। याद रखेंगे, ये जल संवहन तंत्र किसी और संघ के प्राणियों में नहीं पाया जाता, अतः यह इनका एक यूनिक या अद्वितीय लक्षण है, जल संवहन तंत्र, जो गमन में, भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में इनकी सहायता करता है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र इस संघ के प्राणियों में नहीं होता। नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन लार्वा प्रावस्था द्वारा होता है। और इस संघ के प्राणियों में बताया मैंने स्टारफिश है, साथ ही ये भंगुर तारा, ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, एकाइनस है जिसे समुद्री अर्चिन कहते हैं, कुकुमेरिया है जिसे समुद्री खीरा कहते हैं। ये सारे के सारे प्राणी संघ एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। और इस संघ के प्राणी सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी की भांति देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। ये सारे संघ हम पढ़ रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट संघ है हमारा हेमिकॉर्डेटा। ध्यान से, ना ये कॉर्डेटा नहीं है, ध्यान समझेंगे, यह हेमिकॉर्डेटा है। हेमी मीन्स आप जानते हैं, हेमी मीन्स होता है हाफ। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट के पूरी तरह समान नहीं होते, इस कारण ये हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉर्डेट के समान नहीं हैं, इसीलिए इनको अलग संघ में रखा गया है हेमिकॉर्डेटा में। तो इनका शरीर जो होता है वो कृमि के समान, देख रहे हैं आप, केंचू की तरह इसकी बॉडी दिखाई दे रही है। अंग तंत्र का स्तर होगा, द्विपार सम्मित होते हैं, त्रिपोरकी हैं, प्रगुही भी हैं, शरीर बेलनाकार है। और इनका शरीर जो होता है वह सुंड, जो सबसे ऊपर का पार्ट है सुंड है, और फिर कॉलर है और वक्ष, ये 3 भागों में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र यहाँ पर भी बंद प्रकार का होता है, और श्वसन क्लोमो द्वारा होगा। नर और मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है, लेकिन जो मूल कॉर्डेट लक्षण होते हैं वह इनमें नहीं पाए जाते, इस कारण ये हेमिकॉर्डेट कहलाते हैं। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो एक तो है बेलेनोग्लॉसस और दूसरा होता है सैकोग्लॉसस। ये आपका जो फिगर बन रहा है ये बेलेनोग्लॉसस है, और एक प्राणी और इस संघ में है सैकोग्लॉसस। तो ये सारे संघ जो हमने पढ़े, 10 संघ पढ़े, ये सारे संघ कहलाते हैं अपृष्ठवंशी या नॉन कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेट बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संघ है, उसके बाद इनको अलग रखा गया है सारे संघों को, क्योंकि ये सारे के सारे अपृष्ठवंशी यानी आकशेरुकी, क्योंकि इनमें हड्डियों का कोई या हड्डी या उपास्थि का बना कोई कंकाल नहीं होता, इसीलिए अपृष्ठवंशी या नॉन कॉर्डेट या आकशेरुकी संघ भी कहलाते हैं। अगला जो संघ हमारा है जिसको हम वेल डिटेल में समझेंगे वो हमारा संघ कॉर्डेटा है। और संघ कॉर्डेटा का हम वर्गीकरण और आगे करेंगे, क्योंकि यह सबसे डेवलप्ड प्रकार का संघ है, इसमें हम भी सम्मिलित हैं। और सारे जो भी हमें अपने आसपास पक्षी और सांप वगैरह और खरगोश और पक्षी जो भी दिखाई देते हैं वो भी सारे संघ कॉर्डेटा में ही सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण हम आगे भी पढ़ेंगे, ये देखेंगे संघ कॉर्डेटा को आगे किस तरह से डिवाइड किया गया है ये सारा। इसलिए इस टॉपिक को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, जिससे आपका जो माइंड में खिचड़ी ना पके। तो सारे नॉन कॉर्डेट संघ जो रह गए थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए। अब केवल संघ कॉर्डेट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, संघ कॉर्डेटा के बारे में, और वेल डिटेल में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ग और महावर्ग सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।